नमस्कार। आप देख रहे हैं YouTube चैनल पॉलिटी विद डी पारासर। इस YouTube चैनल का उद्देश्य राजनीति विज्ञान की देश की कोई भी परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट JRF, सिविल सर्विसेज एग्जाम, IAS, स्टेट PCS, कुछ भी, उसके लिए एक अच्छा कंटेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराना है, बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करना है। तो हम पढ़ रहे हैं राजनीतिक विचारक अरस्तू। पिछले कुछ दिनों से अरस्तू की कई सारी क्लासेज हो चुकी हैं। आज की क्लास में हम 3 अरस्तू के 3 विचार पढ़ेंगे: संपत्ति संबंधी विचार, नागरिकता संबंधी विचार और क्रांति संबंधी विचार। इन 3 विचारों पर हमारा फोकस इस क्लास में होगा। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट JRF, स्कूल लेक्चरर, PGT, किसी भी स्टेट का, तो ये क्लास आप ज़रूर देखें, आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपको चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, अरस्तू का संपत्ति संबंधी विचार। आज की क्लास का पहला टॉपिक है अरस्तू का संपत्ति संबंधी विचार। तो अरस्तू के संपत्ति संबंधी विचार को जानने से पहले 1 मिनट के लिए हमें यह जानना है कि अरस्तू से पहले जो प्लेटो था, जो अरस्तू का गुरु था, वो संपत्ति के अधिकार के बारे में क्या कहता था। प्लेटो अगर आपने पढ़ा होगा तो प्लेटो कहता है कि जो उसका संरक्षक वर्ग है, जिसमें दार्शनिक शासक वर्ग आता है और सैनिक वर्ग आता है, उस संरक्षक वर्ग के लिए वह संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद, ये व्यवस्था लागू करता है। मतलब संरक्षक वर्ग की अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। अब प्लेटो से पूछा गया कि भाई ऐसा आप क्यों कर रहे हो, तो प्लेटो का कहना था कि मैं न्याय पर आधारित आदर्श राज्य व्यवस्था बनाना चाहता हूँ, और उस आदर्श राज्य के अंतर्गत न्याय व्यवस्था का जो संचालन है वह कौन करेगा? संरक्षक वर्ग करेगा। और अगर ये संरक्षक वर्ग ही दूषित हो गया तो पूरा न्याय व्यवस्था ही चौपट हो जाएगी और आदर्श राज्य ही खंडित हो जाएगा। तो अपने आदर्श राज्य को बनाए रखने के लिए, और आदर्श राज्य किस पर आधारित है? न्याय पर आधारित। और उस न्याय व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए उसका जिम्मा किसके हाथ में है? संरक्षक वर्ग के हाथ में। उस संरक्षक वर्ग को किसी भी स्थिति में प्लेटो दूषित होने से बचाता है। फिर प्लेटो से पूछा गया कि भाई व्यक्ति दूषित किस प्रकार से होता है? तो कंचन और कामनी, कामनी मतलब परिवार, स्त्री, कंचन मतलब संपत्ति, इन 2 प्रकार के दोषों के कारण व्यक्ति दूषित हो जाता है। तो प्लेटो इन दोनों चीज़ों से ही संरक्षक वर्ग को पृथक कर देता है कि संरक्षक वर्ग का कोई निजी परिवार नहीं होगा और संरक्षक वर्ग की कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। प्लेटो का शिष्य अरस्तू प्लेटो के संपत्ति संबंधी इस विचार की आलोचना करता है। तो अरस्तू क्या कहता है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में उदात्त गुणों के विकास के लिए संपत्ति का अधिकार उसको होना चाहिए। कुल मिला के अरस्तू संपत्ति के अधिकार का समर्थक बनता है और क्या कहता है कि संपत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व में उदात्त गुणों का विकास करती है। संपत्ति के कारण व्यक्ति के व्यक्तित्व में उदात्त गुणों का या अच्छे गुणों का विकास होता है। अतः संपत्ति का अधिकार व्यक्ति को मिलना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि प्लेटो जो संपत्ति के अधिकार से अपने शासक वर्ग को वंचित करता है, अरस्तू वह संपत्ति का अधिकार दे देता है। लेकिन क्या अरस्तू संपत्ति का अधिकार बेलगाम रूप से देता है, निरपेक्ष रूप से देता है? नहीं। अरस्तू हर जगह पे मध्यम मार्गी विचारक है। अगर आपने अरस्तू का चिंतन अब से पहले पढ़ा है तो अरस्तू कहता है कि व्यक्ति के पास इतनी संपत्ति होनी चाहिए कि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितनी संपत्ति आवश्यक है उतनी तो होनी चाहिए, लेकिन जरूरत से ज़्यादा संपत्ति भी नुकसान करती है। जरूरत से ज़्यादा संपत्ति प्लेटो अरस्तू की नज़र में यह है कि इस प्रकार का हथौड़ा बना लेना जिसको खुद ही व्यक्ति नहीं उठा पाए। तो अरस्तू संपत्ति संबंधी विचार का समर्थक है, लेकिन संपत्ति सीमित होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए, बेलगाम या अपर्याप्त नहीं, बेलगाम या एक्सेस में, जरूरत से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक आवश्यकता से अधिक संपत्ति को अरस्तू पसंद नहीं करता है। अरस्तू कहता है कि भाई संपत्ति इसलिए तो जरूरी है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में नैतिक गुणों का विकास होगा, लेकिन जरूरत से ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उससे व्यक्ति में फिर क्या है, विलासता की प्रवृत्ति आएगी और उसमें जो नैतिक और उदात्त गुणों का विकास होगा वह प्रवृत्ति हट जाएगी
और जरूरत से ज़्यादा संपत्ति ठीक ऐसे ही है जैसे इतना भारी हथौड़ा बना लेना जिसको खुद ही कोई नहीं उठा पाए। तो ये अरस्तू के संपत्ति संबंधी विचार हैं। अच्छा, अपने संपत्ति संबंधी विचारों में अरस्तू योग्यता और क्षमता के सिद्धांत का समर्थक है। ये फैक्ट है, इसको पकड़ना। संपत्ति संबंधी विचारों में अरस्तू क्षमता और योग्यता के सिद्धांत का समर्थक है। अरस्तू की न्याय की अवधारणा अभी हमारी अगली क्लास होगी, उसमें अरस्तू ने आनुपातिक न्याय का सिद्धांत दिया है। आनुपातिक न्याय का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति में जितनी क्षमता या योग्यता है उसके अनुसार वह समाज या राज्य की जितनी सेवा कर रहा है उसी अनुपात में उसको पद, पुरस्कार, प्रतिष्ठा और पारितोषिक मिलने चाहिए। जितनी क्षमता है, जितनी योग्यता है और जिस अनुपात में समाज या राज्य की सेवा कर रहा है उसी अनुपात में उसको पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार मिलना चाहिए। ठीक संपत्ति संबंधी विचार में भी अरस्तू अपने उसी क्षमता और योग्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। व्यक्ति जितनी योग्यता का धारक है, जितनी क्षमता का धारक है, उसके अनुसार उसको उसी अनुपात में संपत्ति मिलनी चाहिए। तो अरस्तू संपत्ति का समर्थक है। क्या अरस्तू बेलगाम संपत्ति का समर्थक है? ना, अरस्तू सीमित मात्रा में संपत्ति का समर्थक है। जितनी व्यक्तित्व में उदात्त गुणों के विकास के लिए आवश्यक है, सिर्फ उतनी, जरूरत से ज़्यादा नहीं। अरस्तू अपने संपत्ति संबंधी विचार में योग्यता और क्षमता सिद्धांत का समर्थक है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा अरस्तू ने संपत्ति के वितरण के संबंध में ये 4 सिद्धांत माने कि संपत्ति के वितरण के ये 4 प्रकार हैं। किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था में या समाज व्यवस्था में संपत्ति के वितरण के ये 4 प्रकार हैं। गौर करिए। पहला, व्यक्तिगत अधिकार व व्यक्तिगत उपयोग। इसको वो कहता है भाई ये सबसे खतरनाक और स्वार्थपरक स्थिति है। ये क्या चीज़ है? संपत्ति पर अधिकार भी व्यक्तिगत हो किसी व्यक्ति का और उसका उपयोग भी वह व्यक्तिगत रूप से करे। जितनी संपत्ति का वो अर्जन करता है उस पर अधिकार भी उसका अकेले का हो और किसी का नहीं हो, और उसका उपयोग भी वह अकेला ही करे और किसी को नहीं करने दे, परिवार को भी नहीं करने दे, समाज में भी नहीं लगाए, कहीं पे भी नहीं लगाए, कबीले में भी नहीं लगाए। तो ये घनघोर, खतरनाक और स्वार्थपरक स्थिति अरस्तू मानता है कि नहीं मानता? मानता है, क्योंकि अरस्तू एक ऐसा विचारक है जो व्यक्ति को एकाकी जीवन जीने नहीं दे रहा। अरस्तू व्यक्ति को बेलगाम स्वच्छंद जीवन जीने नहीं दे रहा। अरस्तू व्यक्ति को परिवार में, समाज में या राज्य में रहने की अनुमति देता है या उस प्रकार का विचार देता है। तो अरस्तू कहता है कि अगर मालिक भी खुद और खर्च भी अपने स्टाइल से खुद करे तो ये सबसे खतरनाक और निकृष्ट स्थिति है अरस्तू की दृष्टि में। दूसरा पॉइंट, सार्वजनिक अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग। ये तो प्लेटो वाली अवस्था की हो गई, जिस प्लेटो ने संरक्षक वर्ग में कि उसकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, सार्वजनिक आवासों में रहेंगे, सार्वजनिक भोजनालयों में भोजन करेंगे, सारी आवश्यकताएं सरकारी कोष से पूरा होंगी। तो सार्वजनिक ही अधिकार हो गया और सार्वजनिक ही उसका उपयोग हो गया। उसको तो अरस्तू पहले ही खारिज कर देता है। उसको अरस्तू कहता है भाई ये व्यावहारिक नहीं है, व्यावहारिक नहीं है। प्लेटो के संपत्ति संबंधी विचार को अरस्तू व्यावहारिक नहीं है ये कहकर ही तो खारिज करता है। अच्छा, सार्वजनिक अधिकार और व्यक्तिगत प्रयोग के अधिकार तो हो सार्वजनिक और प्रयोग कैसा हो? व्यक्तिगत। प्रयोग कैसा हो? यह समाजवाद के तुल्य है। अधिकार तो कैसा है? सार्वजनिक, और प्रयोग व्यक्तियों के संदर्भ में उसका कर दिया जाए। यह अरस्तू समाजवाद के तुल्य मानता है। व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक प्रयोग, यह कहता है अरस्तू ये राज्य या समाज और व्यक्ति के लिए ज़्यादा व्यावहारिक और ज़्यादा लाभदायक है। कैसे? व्यक्तिगत अधिकार कि व्यक्ति मेहनत करेगा अपनी योग्यता और क्षमता के हिसाब से, उसी अनुपात में उसको संपत्ति का अर्जन होगा, समझ गए। लेकिन उस अर्जित संपत्ति को वह अपने उदात्त गुणों के विकास के अलावा अगर उसकी बच रही है तो उसका प्रयोग कैसे करेगा? वो सार्वजनिक करेगा, औरों के लिए करेगा, समुदाय के लिए करेगा, समाज के लिए करेगा। एक मिनट। तो यह राज्य या समाज और व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा व्यावहारिक और लाभ की स्थिति है। तो अरस्तू की दृष्टि में संपत्ति वितरण के जो ये 4 प्रकार हैं, एग्जामिनर 2 ही सवाल पूछेगा कि संपत्ति वितरण के प्रकारों में कौन सा शामिल है या नहीं है, पहले तो 4 याद करने हैं।
फिर पूछेगा कि सबसे निकृष्ट स्थिति या खतरनाक स्थिति या स्वार्थपरक स्थिति किसको मानता है? इसको। राज्य या समाज के लिए सबसे व्यावहारिक और उपयोगी या श्रेष्ठ स्थिति किसको मानता है? इसको। सवाल तो आएंगे ये। अब बताओ आप क्या पूछ रहे हो? ये सार्वजनिक अधिकार और व्यक्तिगत प्रयोग। संपत्ति का अधिकार अगर सार्वजनिक है तो पूरी तरीके से समाजवादी व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन समाजवाद के तुल्य हो जाती है, वो समाजवाद के तुल्य हो जाती है, ये कह रहा है इसमें। अच्छा, अरस्तु अपने संपत्ति संबंधी जो विचार है उसमें जो उसका समर्थन करता है ना, 2-3 पॉइंटों पर करता है कि एक तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में उदात्त गुणों का विकास होता है, ठीक है, एक व्यक्ति में योग्यता और क्षमता के अनुसार उसको संपत्ति मिलनी चाहिए। तीसरी बात, प्लेटो जब संपत्ति का साम्यवाद लागू कर देता था तो अरस्तु कह रहा है कि भाई प्लेटो महाराज क्या कर रहे हो? साम्यवाद का मतलब तो ये है कि इन संसाधनों पे सभी का साझा अधिकार है, बराबर का अधिकार है, तो जो ज़्यादा मेहनत करेंगे उनका भी उतना ही अधिकार है, और जो आलसी और निकम्मे रहेंगे, जो मेहनत नहीं करेंगे, उनका भी उतना ही अधिकार। तो फिर जो मेहनत करने वाला होगा वो भी मेहनत करेगा कि रुक जाएगा? जब उसको पता चलेगा कि तुझको उतना ही मिलना है जितना सबको मिलना है, तो फिर वो मेहनत करने में आलस करेगा कि नहीं करेगा? एकर्मण्यता आएगी कि नहीं आएगी? जबकि अगर किसी को आप ये बता दो भाई अगर तुम इतना वर्कआउट कर लोगे तो इतने तो तुम्हें मिलेंगे ही, लेकिन औरों से अगर ज़्यादा करोगे तो एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, तो वो जो इंसेंटिव होता है, वो जो एक तरीके का प्रोत्साहन होता है, पारितोषिक होता है, वही तो व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। उससे राज्य की प्रोग्रेस होती है, राज्य उन्नति करता है। तो ये इस बात के आधार पर अरस्तु आलोचना करता है प्लेटो की कि व्यक्ति अपने इंसेंटिव के आधार पे या प्रोत्साहन के आधार पे या इनाम के कारण या ज़्यादा मेहनत करेगा ज़्यादा मिलेगा, इस चाह में जो कर्मशील व्यक्ति होंगे वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो राज्य की उन्नति या प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। और अगर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित कर दी तो निकम्मे निकम्मे एकर्मण्य इकट्ठे हो जाएंगे, राज्य की प्रोग्रेस ही नहीं होगी। इस आधार पर वो किसकी आलोचना करता था? प्लेटो की। तो ये अरस्तु का संपत्ति संबंधी विचार, ठीक है। तो अरस्तु संपत्ति का अधिकार तो देता है, लेकिन संपत्ति का अधिकार देने के बावजूद भी व्यक्ति को बेलगाम नहीं होने देता, उसको सीमित रखता है, कंट्रोल रखता है, बेलगाम नहीं होने देता। समझ गए? ठीक है। अगला विचार पढ़ रहे हैं अरस्तु का, नागरिकता संबंधी विचार। नागरिकता संबंधी विचार, हाँ नहीं क्रम से कर लेना, हाँ 4 प्रकार है भाई, ये है, इनमें ये अच्छा ये बुरा ये सब, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं अरस्तु का नागरिकता संबंधी विचार। यहाँ पे आप गौर करिए, अरस्तु की दृष्टि में नागरिकता शासक वर्ग का विशेष अधिकार है। पहला पॉइंट, शासक वर्ग का विशेष अधिकार, ठीक है जी। अरस्तु की दृष्टि में नागरिकता शासक वर्ग का विशेष अधिकार है। नागरिकता वह हर किसी को नहीं देता है, केवल किन को देता है? गौर करिए, यूनानी को, मतलब केवल यूनानी को मिलेगी, यूनानी से बाहर वाले को नहीं मिलेगी, ठीक है जी। और देखिए, पुरुष को मिलेगी, महिला को नहीं मिलेगी। तो क्या अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार में लैंगिक समानता पाई जाती है? नहीं पाई जाती। लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही? पाई जा रही है। केवल पुरुष को नागरिकता दे रहा है, महिला को नागरिकता नहीं दे रहा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। यूनानी को मिलेगी, पुरुष को मिलेगी, और पुरुष में से भी किसको मिलेगी? जो सक्रिय पुरुष होगा। सक्रिय पुरुष का मतलब क्या है? जो राज्य कार्यों में भाग लेने में सक्रियता दिखाएगा। राज्य के विधायी संबंधी कार्य या कानूनी संबंधी कार्य, प्रशासनिक कार्य, न्यायिक कार्य, राज्य संबंधी कोई भी कार्य, उनमें अगर अपनी सक्रिय सहभागिता रखेगा उसी को मिलेगा। और राज्य कार्यों में भाग लेने के लिए व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? अवकाश। इसको LEISURE लेजर नाम देता है वो। अवकाश या समय होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के पास जब समय या अवकाश होगा तभी तो वह राज्य कार्यों में भाग लेगा।
और अगर व्यक्ति के पास समय होगा तभी वह अपने व्यक्तित्व में उदात्त गुणों का विकास करेगा। और जब व्यक्ति के व्यक्तित्व में उदात्त गुणों का विकास हो जाएगा तो वह तार्किक या मानसिक रूप से राज्य कार्यों में भाग लेने की क्षमता अर्जित कर लेगा कि नहीं करेगा। देखो अरस्तु किसको नागरिकता दे रहा है? यूनानी को देता है, पुरुष को देता है, पुरुष में भी किसको देता है? सक्रिय पुरुष को देता है। उस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए? अवकाश। और उस व्यक्ति के पास भाई साहब दास भी होने चाहिए, संपत्ति भी होनी चाहिए। दास क्यों होना चाहिए? क्योंकि दास उस व्यक्ति के कार्यों को करेगा तभी तो उस व्यक्ति को अवकाश मिलेगा राज्य कार्यों में भाग लेने का। और दास नहीं होगा तो बेचारे सुबह शाम उस व्यक्ति की पिलाई हो रही होगी घर के काम में, फिर वो राज्य कार्यों में भाग कब लेगा? तो दास भी हो, संपत्ति भी हो। संपत्ति क्यों? क्योंकि संपत्ति व्यक्तित्व में उदात्त गुणों का विकास करती है। संपत्ति अगर होगी तो दास व्यवस्था को भी वो मेंटेन कर लेगा, उदात्त गुणों का विकास भी कर लेगा और मानसिक रूप से या तार्किक रूप से राज्य कार्यों में भाग लेने में सक्षम हो जाएगा। तो उसके पास अवकाश भी हो, दास भी हो, संपत्ति भी हो तथा तार्किक या बौद्धिक रूप से राज्य कार्यों में राज्य के कौन से कार्य है? विधायी या कानूनी तो एक ही बात होती है। विधायी या कानूनी, प्रशासनिक और न्यायिक, इन सभी कार्यों में भाग लेने की तार्किक बुद्धिमत्ता, तार्किक या बौद्धिक क्षमता या बुद्धिमत्ता, या आप इसको बौद्धिक क्षमता कह लो। इनको अरस्तु नागरिकता देगा। तो वापस गौर करिए, नागरिकता शासक वर्ग का विशेष अधिकार है। क्या नागरिकता सभी को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। सभी वर्गों को नहीं मिल रहा तो अपने नागरिकता संबंधी विचार में अरस्तु वर्ग विभेद को मानता है कि नहीं मानता? एग्जामिनर सवाल पूछेगा, अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार में वर्गीय समानता है? वर्गीय समानता है या नहीं है? वर्गीय समानता नहीं है, वर्गीय विभेद पाया जा रहा है। क्योंकि सभी वर्ग को नहीं दे रहा। कौन से वर्ग को दे रहा है? केवल शासक वर्ग को दे रहा है। तो वर्गीय विभेद है, मतलब वर्गीय समानता नहीं है। वर्गीय समानता नहीं है। इसके अलावा लैंगिक समानता है क्या? नहीं है। क्यों? महिलाओं को नहीं है नागरिकता, ठीक है। तो ना वर्गीय समानता है ना लैंगिक समानता है। किन को दे रहा है? शासक वर्ग का विशेष अधिकार है। केवल यूनानी को देगा, दूसरे देश के आदमी को नहीं देगा, विदेशी को नहीं देगा। पुरुष को देगा, वयस्क को देगा। पुरुष में भी कैसा होना चाहिए? सक्रिय पुरुष। और सक्रिय पुरुष में भी कैसा होना चाहिए? वयस्क। एक शब्द और पकड़ लो, वयस्क। सक्रिय वयस्क पुरुष वयस्क होना चाहिए। बुढ़ों को भी नहीं देगा, वृद्धों को नहीं देगा, बच्चों को भी नहीं देगा, महिलाओं को नहीं देगा, ठीक है। सक्रिय को देगा कि निष्क्रिय को देगा? मान लो यूनानी भी हो और वयस्क भी हो लेकिन निष्क्रिय हो। मान लो उसके पास धन भी हो, संपत्ति भी हो, दास भी हो, सारी चीज हो और बुद्धिमत्ता भी तगड़ी है, खूब राज्य कार्यों में भाग ले लेगा, लेकिन दिन भर सोता है अपने घर पर, तो उसको देगा निष्क्रिय आदमी को ना? सक्रिय हो, यूनानी हो, वयस्क हो, पुरुष हो, ठीक है, और संपत्ति हो, अवकाश हो, दास हो और तार्किक और बौद्धिक रूप से मतलब दिमागी रूप से राज्य कार्यों में भाग लेने की क्षमता हो। ये सारी कंडीशन जब होगी तब अरस्तु अपनी नागरिकता का विचार, नागरिकता का अधिकार उसको देता है। समझ गए? तो फिर किन को नहीं देता? महिला को दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। विदेशी को नहीं दे रहा। बच्चे को नहीं दे रहा। बूढ़े मतलब वृद्ध पुरुष को नहीं दे रहा। व्यापारी को दे रहा है कि नहीं दे रहा? व्यापारी, सूदखोर, दास,
इनको नहीं दे रहा भाई, व्यापारी को नहीं दे रहा, सूदखोर को नहीं दे रहा, दास को नहीं दे रहा, शिल्पी को नहीं दे रहा, कामगार वर्ग को नहीं दे रहा, इनको नागरिकता का अधिकार नहीं दे रहा, क्योंकि इनके पास समय नहीं होता, अवकाश नहीं होता, क्योंकि अपने काम में लगे रहते हैं। जब इनके पास अवकाश नहीं होता तो अपने व्यक्तित्व में ये तार्किक या उदात्त गुणों का विकास नहीं कर पाते, तो राज्य कार्यों में भाग लेने की तार्किक या मानसिक या बौद्धिक क्षमता इनके अंतर्गत विकसित नहीं होती, तो इनको अरस्तु नागरिकता का अधिकार नहीं देता। तो नागरिकता का अधिकार भाई क्लियर। नागरिकता के सिद्धांत का सबसे पहला प्रतिपादक किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु ने अपनी नागरिकता के सिद्धांत में बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया, लेकिन दो जगह वो मात खा गया कि एक तो महिला के बारे में उसके विचार बहुत ही निम्न स्तरीय थे, तो यहाँ वो लैंगिक समानता का समर्थक नहीं है, लैंगिक असमानता का समर्थक है। दूसरा वो वर्गीय विभेद कर रहा है, ये उसकी है, तो ये प्रॉब्लम है उसके नागरिकता के विचार में। ठीक है। तीसरा हम सिद्धांत आज अरस्तु का पढ़ रहे हैं, बहुत ही निर्णायक सिद्धांत है, क्रांति संबंधी सिद्धांत। देखिए सुनिए, अरस्तु की नज़र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्रांति है। अरस्तु की नज़र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, धीमे प्रभावों वाला है या गहरे प्रभावों वाला है, वह सब क्रांति है। अरस्तु की नज़र में संविधानों में होने वाला परिवर्तन, सरकारों में होने वाला परिवर्तन क्रांति है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्रांति है। ठीक है जी। तो एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल पूछेगा कि क्रांति के सिद्धांत का व्यवस्थित पहला विचारक कौन हुआ है? अरस्तु। अरस्तु पहला विचारक था जिसने क्रांति का विचार दिया। ठीक है जी। अरस्तु की नज़र में क्रांति क्या है? किसी भी प्रकार का परिवर्तन, चाहे वो धीमे प्रभावों वाला हो या तेज प्रभावों वाला हो या गहरे प्रभावों वाला हो, वो अरस्तु की नज़र में क्रांति है। अब अरस्तु से पूछा गया कि भाई क्रांति क्यों होती है? तो अरस्तु ने कहा कि भाई साहब, वैसे तो क्रांति का सबसे बड़ा कारण क्या है? विषमता। तो पहला सवाल तो यहीं टिका कि क्रांति का सबसे प्रमुख कारण अरस्तु ने किसको माना? विषमता को माना। लेकिन फिर अरस्तु ने यह कहा कि अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में क्रांति के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। सबसे प्रमुख कारण विषमता, ये तो सभी शासन व्यवस्थाओं में क्रांति का प्रमुख कारण रहेगा, लेकिन इसके अलावा अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में क्रांति के अलग अलग कारण भी हो सकते हैं। जैसे मान लो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में क्रांति का कारण अरस्तु क्या बताएगा कि अगर अमीर अपनी आर्थिक असमानता को बनाए रखना चाहेंगे। आर्थिक असमानता अमीरों के पक्ष में है कि विपक्ष में है? आर्थिक असमानता उसको कहते हैं, कुछ लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा पैसा है, कुछ लोगों के पास, बेचारों के पास पैसा नहीं है, तो उसको आर्थिक असमानता कहते हैं। तो ये आर्थिक असमानता समाप्त होनी चाहिए। ये बात अमीर चाहेगा, गरीब चाहेगा? गरीब चाहेगा। अमीर क्या चाहेगा? आर्थिक असमानता बनी रहे। तो अमीर क्या चाहेंगे? लोकतंत्र में क्रांति क्यों होती है कि अमीरों की तो ये जिद कि ये भाई साहब आर्थिक असमानता जो बनी है ना, वो बनी रहे और हम अपने आराम से मजे मार रहे हैं, खूब रुपए कमा रहे हैं, वो कमाते रहें। तो अमीरों की तो आर्थिक असमानता को बनाए रखने की इच्छा। और गरीब क्या चाहेगा? वो चाहेगा कि साहब निरपेक्ष समानता स्थापित करो। निरपेक्ष समानता का मतलब क्या है? पूरी तरीके से समानता। वो ये भी नहीं मानेगा, गरीब ये भी नहीं मानेगा कि भाई साहब कुछ असमानता तो प्रकृति ने ही अपने आप दी है। अब तेरे अंदर दिमाग ही इतना दिया है, जितने रुपए तू कमाएगा तो उसमें कौन सी व्यवस्था क्या कर सकती है? प्रकृति प्रदत्त IQ, अपना खुद का पर्सनल लेबर और अपना कितना स्किल्ड हो आप, उसके हिसाब से भी तो आपको मार्केट में निर्धारित किया जाएगा। लेकिन गरीब क्या डिमांड करेगा कि हम तो साहब तभी समानता मानेंगे जब पूरी तरीके से समानता होगी। तो ये भी तो गलत है भाई। वो असमानता को हर स्थिति पर बनाए रखना चाह रहा है, ये पूरी तरीके से समानता चाह रहा है। दोनों ही स्थितियां गलत हैं, दोनों ही स्थितियां अति हैं। तो अरस्तु हमेशा क्या कहता है? मध्यम मार्गीय विचारक है, वो किसी भी प्रकार की अति की आलोचना करता है। तो अरस्तु कहता है कि लोकतंत्र में क्रांति कैसे होती है कि भाई साहब अमीर तो हमेशा आर्थिक असमानता बनाए रखना चाहेगा, गरीब हमेशा निरपेक्ष समानता चाहेगा, और कुछ छोटा मोटा काम वो भड़काऊ बयान वाले नेता कर देते हैं, भड़काऊ बयान देने वाले नेता। तीसरा कारण उनको भी मानता है प्रजातंत्र में क्रांति का। इसके अलावा राजतंत्र में क्रांति कैसे होती है?
राजतंत्र में कहता है अरस्तू के दरबारियों के बीच में आपस में कुटिलताएं पाई जाती हैं। तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो राज दरबारों के अंतर्गत सामंतों के बीच में पाए जाने वाले विरोध, गुटबाजी, शासक के खिलाफ क्रांति करवा देते थे कि नहीं करवा देते थे। तो ये बात अरस्तू भी कहता है कि दरबारियों के मध्य पाई जाने वाली कुटिलताएं राजतंत्र के अंतर्गत भी क्रांति करवा देती हैं। तो अरस्तू कहता है क्रांति का सबसे प्रमुख कारण या मुख्य कारण तो विषमता, लेकिन वैसे अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग कारण हैं। फिर अरस्तू ने कुछ 5-7 कारण बताए जो मैंने आपको नोट्स में लिखा रखे हैं कि भाई आर्थिक असमानता अगर किसी राज्य में ज़्यादा फैल जाएगी तो क्रांति होगी कि नहीं होगी? होगी। ठीक है। शासक वर्ग में फूट पड़ जाएगी तो क्रांति होगी कि नहीं होगी? होगी, क्योंकि आपस में उत्तराधिकार के युद्ध होते हैं बहुत बड़े बड़े भयंकर, तो क्रांति होंगी। चुनावों में अगर धांधली हो जाएगी तो तमाम दुनिया के देशों में सत्ता परिवर्तन, तख्ता पलट होते हैं कि नहीं होते? चुनावों में धांधली हो जाती है तो फिर क्या होती है? क्रांति। विदेशियों का हस्तक्षेप होता है तो भी क्या होती है? क्रांति। नक्सलवाद चाइना से प्रेरित है या नक्सलवाद चाइना सपोर्टेड है, तो नक्सलवाद भी तो राज्य के खिलाफ अपने आप में क्रांति है और चाइना सपोर्टेड है। कश्मीर के अंतर्गत जो आतंकवादी एक्टिविटियां होती हैं वो पाकिस्तान से सपोर्टेड हैं। तो विदेशी हस्तक्षेप से भी क्रांति या बदलाव या परिवर्तन होता है कि नहीं होता? होता है। अगर गबन, भ्रष्टाचार राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा बड़े लेवल पर फैल जाए तो सत्ता या तख्ता पलट होते हैं कि नहीं होते? होते हैं, बहुत देशों में हुए हैं। और शासक वर्ग में फूट पड़ गई तो क्रांति हो गई। असमानता पाई जाएगी, वो तो सबसे पहला प्रमुख कारण बता दिया। अब यहां से आगे सुनो आप अरस्तू का सिद्धांत। अरस्तू यद्यपि क्रांति के व्यवस्थित विचार को देने वाला पहला विचारक है, समझ गए, लेकिन अरस्तू क्रांतिकारी विचारक नहीं है। ये 2 कंसेप्ट क्लियर करना है। एग्जामिनर पूछेगा कि निम्नलिखित में से सही व गलत कथन का चयन करें। क्या अरस्तू क्रांतिकारी विचारक है? हाँ भाई, अरस्तू क्रांतिकारी विचारक है क्या? नहीं। अरस्तू क्रांति के विचार का सर्वप्रथम प्रतिपादक है। क्रांति के विचार का व्यवस्थित सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादक है। लेकिन क्या अरस्तू क्रांतिकारी विचारक है? नहीं है। तो अरस्तू के क्रांति संबंधी चिंतन को समझने की आवश्यकता है। अरस्तू राजनैतिक स्थायित्व चाहता है। अरस्तू क्या चाहता है? अरस्तू का उद्देश्य है राजनीतिक स्थायित्व। लेकिन अरस्तू ये बताता है, अरस्तू चाहता तो है राजनीतिक स्थायित्व, लेकिन अरस्तू ये बताता है कि शासन व्यवस्थाओं में इस प्रकार के अगर परिवर्तन हो जाते हैं तो क्रांति हो जाती है। लेकिन अरस्तू ने क्रांति को रोकने के उपाय बताए हैं। उसने एक चिकित्सक की सी तरह क्रांति के कारण बताए हैं, फिर उन कारणों को रोकने के या क्रांति को रोकने के उपाय भी बताए हैं, एक पूरी तरीके से चिकित्सक की तरह। तो अरस्तू क्या कहता है कि अगर आपको क्रांति रोकनी है तो जो क्रांति के वो कारण बता रहा है उन सारे कारणों को सॉल्व कर दो आप। जैसे सबसे प्रमुख कारण क्या है? विषमता। तो अरस्तू क्या कहता है कि राज्य में अत्यधिक विषमता ना हो, अत्यधिक असमानता ना हो। मतलब अरस्तू कहता है कि राज्य में असमानता को अधिकतम हद तक कम करने का प्रयास किया जाए, क्योंकि अगर असमानता या विषमता ज़्यादा फैलेगी तो क्रांति करा देगी। कि एक तो अत्यधिक असमानता ना हो, धनी और निर्धन वर्ग के बीच में जो बहुत बड़ा गैप हो जाए ना, उसको क्या किया जाए? कम किया जाए। दूसरा, क्रांति का उसने एक कारण बताया था कि शासक वर्ग में फूट पड़ने के कारण क्रांति होती है। तो फिर उपाय क्या बता रहा है? शासक वर्ग में एकता स्थापित हो। शासक वर्ग में क्या होनी चाहिए? एकता। अभी राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में गुटबाजी है कि नहीं है? अगर गुटबाजी रही तो पार्टी हारेगी कि नहीं हारेगी? तो उनके आला कमान क्या निर्देश दे रहे हैं कि भाई अगर सत्ता चाहिए तो शासक वर्ग, तो सारे नेताओं में क्या हो जानी चाहिए? एकता। क्योंकि अगर एकता नहीं होगी तो फिर वही परिवर्तन हो जाएगा। तो शासक वर्ग में क्या होनी? शासक वर्ग में फूट होने से क्रांति होती है। तो क्रांति को रोकने के लिए अगर राजनीतिक स्थायित्व चाहिए तो शासक वर्ग में क्या होनी चाहिए? एकता। विदेशी हस्तक्षेप से क्रांति होती है, तो विदेशी हस्तक्षेप को क्या कर दिया जाना चाहिए? समाप्त कर दो विदेशी हस्तक्षेप को। विदेशी हस्तक्षेप को रोको, क्योंकि विदेशी हस्तक्षेप से क्रांति होती है। तो विदेशी हस्तक्षेप को रोको। क्रांति राजनीतिक स्थायित्व के लिए और क्रांतियों को रोकने के लिए अरस्तू ये सुझाव दे रहा है। अगला सुझाव क्या दे रहा है? यस,
चाणक्य अरस्तु कह रहा है कि अगर योग्य लोगों का किसी राज्य में अपमान होगा तो योग्य कौन है? जो इंटेलिजेंट है, और उसका आपने कर दिया अपमान तो वो तो पूरे राज्य को ले डूबेगा, इतना बड़ा कांड कर देगा कोई। तो अगर राज्य में क्रांति को रोकना है तो उस राज्य के अंतर्गत योग्य लोगों का, क्षमतावान लोगों का उचित मात्रा में सम्मान होना चाहिए, क्योंकि सम्मान होगा तो वो उस राज्य की उन्नति के लिए कार्य करेंगे, और अगर सम्मान नहीं होगा और उनका अपमान होगा तो उस राज्य की जड़ खोद देंगे। तो क्रांति को रोकने के लिए उस राज्य में योग्य लोगों का क्या हो? सम्मान हो। यस, एक अरस्तु कह रहा है कि क्रांति को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है मध्यम वर्ग का शासन। मध्यम वर्ग का शासन, मध्यम वर्ग को हर जगह चलता है अरस्तु। अरस्तु कहता है कि जो ज़्यादा उच्च वर्ग होता है वो विलासी होता है, जो निम्न वर्ग होता है वो हिंसक होता है। मध्यम मार्ग स्वर्णिम मार्ग, ये अरस्तु ने बार बार कहा है, और ये सवाल अरस्तु पे बार बार परीक्षा में पूछा गया है। मध्यम मार्ग स्वर्णिम मार्ग। अगर आपको क्रांति रोकनी है, राजनीतिक स्थायित्व बनाए रखना है, तो उस राज्य के अंतर्गत मध्यम वर्ग का शासन होना चाहिए। अगला पॉइंट, बिल्कुल राज्य के संविधान और शासन व्यवस्था के प्रति जनता में स्वाभाविक रूप से सम्मान की भावना पाई जानी चाहिए। अगर किसी सरकार के या किसी शासन व्यवस्था के संविधान को या कानूनों को आम जनता स्वीकार नहीं करेगी तो तख्ता पलट कर देगी कि नहीं कर देगी? कर देगी। तो अगर आप राजनीतिक स्थायित्व बनाए रखना चाहते हैं तो देश की शासन व्यवस्था और सम्मान, संविधान, देश की शासन व्यवस्था और संविधान, इसके प्रति आम जनता में क्या होना चाहिए? सम्मान और स्वीकृति, ये भाव विकसित करना चाहिए। अगर आप राजनीतिक स्थायित्व चाहते हैं तो देश की शासन व्यवस्था और संविधान के प्रति आम जनता में सम्मान और स्वीकृति या वैधता का भाव होना चाहिए। ठीक है भाई। तो इस प्रकार अरस्तु सिर्फ क्रांति की बात नहीं करता, यह क्रांति के कारण बताता है कि इन कारणों से क्रांति होगी। लेकिन अगर आप क्रांति रोकना चाहते हैं और राजनीतिक स्थायित्व बनाए रखना चाहते हैं तो इन कारणों का निवारण कर दो। मतलब ये वाली बातें अगर राज्य में स्थापित कर दोगे तो फिर वहाँ क्रांति नहीं होगी, राजनीतिक स्थायित्व बनेगा। यहीं पे अरस्तु की जो आलोचना करते हैं वो मार्क्सवादी विचारक करते हैं। कौन से विचारक करते हैं? मार्क्सवादी। मार्क्सवादी अरस्तु की आलोचना करते हैं। एग्जाम में सवाल बनता है कि अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार की आलोचना कौन से प्रकार के विचारक करते हैं? मार्क्सवादी। मार्क्सवादी क्यों करते हैं? क्योंकि मार्क्सवादी अपने आप में क्रांतिकारी विचारधारा है। वह क्या चाहती है कि क्रांति के द्वारा वर्तमान समाज और राज्य व्यवस्था का परिवर्तन कर दिया जाए। मार्क्सवादी हर स्थिति पर क्रांति चाहता है। अरस्तु क्या है? क्रांति नहीं चाहता है, नहीं चाहता, वो राजनीतिक स्थायित्व चाहता है। तो जैसे ही अरस्तु राजनीतिक स्थायित्व चाहता है और क्रांति को रोकने को उपाय बताता है, मार्क्सवादी अरस्तु को पकड़ लेते हैं कि यह यथास्थितिवादी है, रूढ़िवादी है, अपरिवर्तनवादी है, प्रतिक्रियावादी है, जो क्रांति को रोकने के उपाय बता रहा है, क्रांति के मार्ग का अवरोधक है। जबकि मार्क्सवादी क्या चाहते हैं कि क्रांति लगातार होती रहनी चाहिए। तो मार्क्सवादी अरस्तु की आलोचना करते हुए अरस्तु को क्या कहते हैं? यथास्थितिवादी। यथास्थितिवादी कौन सा होता है? कि जो स्थिति चल रही है वह चलती ही रहे, इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। क्रांतिकारी क्या चाहता है कि जो स्थिति है इसमें आमूलचूल और तुरंत परिवर्तन हो। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि यार अरस्तु तो क्रांति को रोकने को उपाय बता रहा है, ये काई का क्रांतिकारी विचारक है, ये तो यथास्थितिवादी विचारक है। तो अरस्तु को आलोचना करते हुए मार्क्सवादी उसको यथास्थितिवादी कहते हैं, रूढ़िवादी कहते हैं, अपरिवर्तनवादी कहते हैं, अपरिवर्तनवादी कहते हैं, प्रतिक्रियावादी कहते हैं। तो एग्जामिनर डायरेक्ट सवाल डालेगा। पहले तो अरस्तु के क्रांति संबंधी सिद्धांत पे ये जितनी भी बातें आपको पढ़ाएंगे उनको पूछ लेगा, फिर पूछेगा अरस्तु के क्रांति संबंधी सिद्धांत की आलोचना करते हुए उसे यथास्थितिवादी, रूढ़िवादी, प्रतिक्रियावादी, अपरिवर्तनवादी कौन कहेगा? मार्क्सवादी विचारक कहेंगे। तो ये था भाई आपका अरस्तु का क्रांति संबंधी विचार। तो आज की हमारी ये क्लास, उसमें हमको ये 3 बिंदु पढ़ाने थे, अरस्तु के 3 सिद्धांत पढ़ाने थे, वो तीनों कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो
टॉपिक समझ में आया हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डी पारा सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पंत इंस्टीट्यूट अलवर ऐप डाउनलोड करें। मोर डिटेल। थैंक यू।